को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक तो हम करें। ज्यादातर बिट यूज करेंगे। अब ये चीज समझो। तो डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप्स आता है कैरेक्टर। क्या आता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर के ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा हुआ है वो चीज समझेगा। मान लो आपने एक एट्रीब्यूट्स यानी फील्ड, एक ही नाम है, फील्ड ले लिया स्टूडेंट नेम। क्या ले लिया? स्टूडेंट नेम। जितना हो सके कोई भी फील्ड हो वो छोटा लेने की कोशिश करो। बताता हूं क्यों। एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है जिसमें नंबर ऑफ, क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना तो जितनी लाइंस आएगी ना उतना ही प्रोसेसर को टाइम ज्यादा लगेगा। और एक एफिशिएंट प्रोग्रामर और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही होती है जिसमें कम से कम टाइम एग्जीक्यूशन लगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल, आप स्क्रीन टच करते हो, आपने फट करती प्रेस किया, या आप सी दबाते हो तो हाथ कंप्यूटर में सी आता है कि नहीं आता है, तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं यार, और नहीं तो हैंग होते लगते हो तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये क्या है यार, हैंग होता है वगैरह वो चीजें। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम हो जिस प्रोग्राम का, वही सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। क्लियर हुआ? तो काफी चीजें आती है, कंपाइलर टाइम आता है, रन टाइम आता है, एग्जीक्यूशन टाइम आता है, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर आप आईपी से जुड़ रहे हो तो आपको केवल एज ए सब्जेक्ट की तरह नहीं, इसमें पूरी इसकी टेक्निकल टर्म को इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ना चाहिए। कैरेक्टर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एन। अब आपने ले लिया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का नाम तो बहुत बड़ा हो सकता है, राम, हरि, कृष्ण, श्याम, चौहान है, वेणुगोपाल अय्यर, साणुगोपाल अय्यर, ऐसा करके नाम हो सकता है, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो इस टाइप के नाम होंगे तो आप क्या करोगे? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले समझिएगा कैरेक्टर। देखिए, जब भी आपको ऐसा एट्रीब्यूट लेना हो, ऐसा फील्ड लेना हो जिसमें आपका केवल नाम आएगा, क्या आएगा, तो उसको हम क्या क्या लिखेंगे? कैरेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम उसके आगे? कैरेक्टर लिख देंगे और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कितने कैरेक्टर का नाम हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि भाई 10 कैरेक्टर से ज्यादा उसका कोई नाम बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया कि नहीं? हाईएस्ट लिमिट 10 ले ली। तो देखिए, जब आप कैरेक्टर 10 लिखोगे ना और क्वेरी एंटर कराओगे ना, तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा। आप समझिएगा पहले, ठीक है। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करके ऐसे खाने बन जाएंगे, सेक्शन बन जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे ही आपने किसी का नाम डाला, जैसे कि इसने सिटी डाला है, तो क्या होगा कि इसने सिटी डाला है तो सिटी कितने नाम है? 1 2 3 और ये 4। तो पहले में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, दूसरे में आई आ जाएगा, तीसरे में टी आ जाएगा और चौथे में क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? यानी 10 का नाम है, 4 यूज में ले लिए और 6 खाली पड़े। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा? साइज ऑफ कैरेक्टर जो होती है वो कितनी होती है? 1 बाइट होती है। कितनी होती है? और वो इक्वल टू कितने होती है? 8 बिट। कितने है? 8 बिट। यानी अगर इसकी रेंज पता करनी हो, इसकी रेंज पता करनी हो तो रेंज होती है 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर को सॉल्व करेंगे तो 0 to 255। हमेशा 0 से कहानी शुरू होती है। किसकी शुरू होती है? 0 से 255। तो भाई 2 की पावर 8 तो होता है 256, लेकिन हम 0 से शुरू करेंगे तो वो 255। सिटी जैसे आप यूज टाइप करोगे उसके अंदर, तो इंसर्ट करवाने पर जो बैकग्राउंड में जाके CITY इस फॉर्मेट में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ब्रैकेट में अगर आपने मेंशन कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ ब्रैकेट में कितना लिया है? 10 ले लिया। तो 10 लेने से क्या होगा? इसकी साइज फिक्स हो गई भाई हमारे पास यहाँ पर 10, लेकिन यूज हम कितना कर रहे हैं? 4। यहाँ 1 2 3 4 ही यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी जो रिमेनिंग जो 6 होगी वो ऐसी वेस्टेज में पड़ी रहेगी। करेक्टर 6 करेक्टर विद स्पेस पैडेड ऑन अ राइट, तो वो राइट साइड में ऐसे ही रहेगा। साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, और 8 बिट के मतलब 2 raised to power 8, यानी 0 to 255। कॉम्पिटिशन प्लस स्कूल प्लस MCQ, तीनों को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर रेंज। अगर रेंज पूछी जाए तो आपका आंसर होगा 0 to 255। अगर आपको पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर, यू विल से 1 बाइट और वी कैन से 8 बिट। ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही अलग है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से ये होगा कि कैरेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, अनसाइंड कैरेक्टर और साइंड कैरेक्टर। ठीक है ना, उनकी साइज भी अलग अलग होती है। तो वो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा हूं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कैरेक्टर के अलावा वेर केयर, यानी वेरिएबल कैरेक्टर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कैरेक्टर खुद आई है तो वेर केयर का जन्म क्यों हुआ? अब हम खुद जानते हैं कि भगवान ने और हम प्रोग्रामर ने, ठीक है ना, जब चीजें बनाता है तो हमेशा एडवांस वर्जन लेके आता है। आपके मोबाइल में जो हाथ में मोबाइल है जो और भी अमेजन पर बिक रहा है, दोनों में कितना फर्क है? तो उसी वही फर्क है केयर और वेर केयर में। अभी हमने कहा अगर हमें सिटी ही चाहिए और मैं ब्रैकेट में 10 लिख रहा हूं तो मेरे क्या होगा?
चार वैल्यू यूज होगी और 6 ऐसी वेस्टेज में मेमोरी पड़ी रहेगी, और आप वो मेमोरी अलॉट तो हो जाएगी उस सिटी को, जबकि यूज कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, एक प्रोग्रामर ये भी चीज ध्यान में रखता है कि मैं ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जो कम से कम मेमोरी यूज करे, जो कम से कम मेमोरी यूज करे। आपने एक मोबाइल लिया 64 जीबी का, लेकिन कई बार आपको वहां 50 जीबी या 43 जीबी या 40 जीबी ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग है उसकी, जो सिस्टम फाइल्स है, वो इतना स्पेस वहां उसको रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्योंकि उसका जो प्रोग्राम बना हुआ वो कम से कम प्रोग्राम। क्लियर हो गया? तो वेर केयर का मतलब क्या होगा, इसकी रेंज होगी 0 to 65535। ये देखिए यहाँ पर फ्रॉम 0 to 6535, और एन ब्रैकेट में हम ये मेंशन करेंगे हमें कितना। वेर केयर की खासियत क्या है कि जैसे ही आप स्ट्रिंग जो लिखोगे, अब देखिए क्वेश्चन समझना, एक वर्ड आता है स्ट्रिंग। क्या आता है? एक स्ट्रिंग। ये देखिए स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब समझिएगा। स्ट्रिंग का मीनिंग ये होता है कि आपने कोई भी नाम लिखा है, मान लो CITY, ठीक है। अगर आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ये पूरा एक साथ एक स्ट्रिंग काउंट होगा, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। और इंडिविजुअल देखोगे कैरेक्टर, C, फिर I, फिर T, फिर Y, तो ये क्या कहलाएंगे? इसके कैरेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंग्लिश की तरह मत सोचो, एक प्रोग्रामर की तरह सोचो। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेर केयर की खास बात यह है कि आप भले इसकी साइज कितनी डिक्लेयर कर दो, 30 कर दो, ये मेमोरी तभी एलोकेट करेगा उसको जब उस स्ट्रिंग की साइज बड़ी होगी। मान लो आपने सिटी लिखा तो कितने रिक्वायरमेंट हो रही है? 4, ठीक है ना। तो वो केवल उतनी एलोकेट करेगा। आपने सिटी इज ब्यूटीफुल ये लिख दिया तो वो और एलोकेट कर देगा। मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रिंग, जैसा आप डालते जाओगे वैसे मेमोरी को उसको एलोकेट हो जाएगी। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कितनी एंटर्ड हो रही है उस पर डिपेंड करेगा वेर केयर। समझ में आ गया है? कैरेक्टर और वेर के अंदर क्लियर हो गया? यानी कैरेक्टर एक बार मेमोरी एलोकेट कर देता है जितना ब्रैकेट, वेर केयर करता है लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्या आप टाइप करते हो उसके भी आप पर। क्लियर हो गया? तो कैरेक्टर की साइज, वेर कैरेक्टर की जो साइज होती है वो 1 बाइट और 2 बाइट हो सकती है, डिपेंड करता है किस टाइप का आप यूज ले रहे हो। क्लियर हो गया? चला गया? ठीक है। इंटीजर, इंट, INT, ये सिर्फ नाम, ठीक है। इंटीजर स्पेसिफाइज एंड इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू 2 टाइप की होती है, साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर, ठीक है। जो अनसाइंड होगा और इंटीजर होगा वो कॉमन ही है। क्लियर हो गया? यानी अनसाइंड है, इसका मतलब प्लस माइनस कुछ ही नहीं है, यानी 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी है। तो जब ये कह रहा है इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो होती है, साइज होती है वो 4 बाइट्स होती है। कितनी होती है? 4 बाइट्स होती है। आप क्या लिखोगे? 2 to the power 4। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आएगी? 0 to वैल्यू आ जाएगी एक तो, और एक आ जाएगी माइनस से प्लस की तरफ जो साइंड होंगे। साइंड के लिए क्या लिखेंगे? -21474836482 टू 214748364 तक। ये चीज क्लियर हो गई? ये इसकी क्या है? रेंज है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इससे बड़ा भी एक इंटीजर आता है, उसको बिग इंट बोलते हैं, और उसका जो वो ऑक्यूपाई करता है वो करता है 8 बाइट्स। क्या करता है? 8 बाइट्स। ये चीजें आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि इसकी साइज कितनी है। क्लियर हो गया? फिर आता है अगला, आपके पास क्या आता है? फ्लोट। फ्लोट का आता है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू यूज करनी है आपको, तो फिर क्या करेंगे आप? फ्लोट, यानी ये फ्लोट वैल्यू ऑक्यूपाई करेंगे और 4 बाइट्स ये ऑक्यूपाई करता है। क्लियर हो गया? फ्लोट। फिर आ जाता है एक डेट। क्या आता है? डेट। अगर आप कोई भी प्रोग्राम में जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लोगे तो उसका डेटा टाइप क्या रखोगे? आप डेट रखोगे नहीं रखोगे? तो डेट का फॉर्मेट हमें पता ही है, YYMMDD। YY इज द 4 डिजिट, MM इज द 2 डिजिट और DD इज द 2 डिजिट। तो इसकी जो रेंज होती है वो यहां से यहां तक होती है। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये सब क्या थे? डेटा टाइप से। ये मैं केवल SQL के डेटा टाइप पढ़ा रहा हूँ, C के डेटा टाइप थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है ना। हालांकि सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी थोड़े अलग होते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी? 4 बाइट का गैप आ रहा है तो समझिएगा, अगर यहाँ देखो जो ऊपर वाली ये जो देख रहे हो ये आपका स्टोरेज है, मतलब क्या वैल्यू आपने डाली वो है, मान लो आपने काउंटिंग डाली मान लो, ठीक है। लेकिन जो इनकी मेमोरी आएगी वो क्या आएगी? ये मेमोरी 0 एलोकेट हुई इसको। 0 मतलब इसका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस क्या हो गया? 0। फिर 4 बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है तो 4, फिर 4 बाइट का डिफरेंस आएगा क्योंकि साइज 4 की है ना इसलिए 8, फिर 4 का, ऐसे करके यहां तक पूरा 4। ये चीज क्लियर हो गया? चला गया? ठीक है। अब समझ में आ गया कि हम क्यों एट्रीब्यूट्स क्यों डेटा टाइप्स यूज करते हैं।
अब वर्ड आता है कंस्ट्रेंट्स। क्या आता है? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स एक ऐसी चीज है जो डेटा टाइप्स को, जो फील्ड होता है, जो एट्रीब्यूट्स आपने लिए हैं उसको अपने दायरे में रखेगी, अपनी सीमा में रखेगी। जैसे कैसे, मैं एक समझाता हूँ। आपने एक डेटा टाइप्स नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, एक फील्ड लिया, एक एट्रीब्यूट्स लिया, डेट ऑफ बर्थ। क्या लिया आपने? क्या आप बिना किसी डेट ऑफ बर्थ के उस बच्चे को एडमिट कर सकते हो स्कूल में? पता तो चलना चाहिए बच्चा कितने साल का है। 5 साल से कम है तो आप कर ही नहीं सकते, 5 साल से ज्यादा तो उस हिसाब से आप करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो एट्रीब्यूट होगा जो कभी नल नहीं रहेगा। नल का मतलब होना ब्लैंक रहना, खाली रहना, आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। क्लियर हो गया? यानी ये उसके कंस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? अब मान लो आपने एक और चीज ले ली, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपने कंपलसरी कर दी, तो वो भी नल नहीं रहेगा। क्यों? कि बिना मोबाइल नंबर कल बच्चे कुछ हो जाए, कर जाए, या कुछ कमी पेशी हो कागजात में, तो आप किससे कांटेक्ट करो? वो भी नल नहीं होना चाहिए। देखो सुनिएगा, आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप ये समझो आपका यूजर आपके सामने बैठा है। अब वो क्या क्या गलती कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर चलाने वाले तरह तरह के लोग होता है, ठीक है ना? तो वो क्या क्या गलती कर सकता है उस हिसाब से आप कंस्ट्रेंट डिसाइड करोगे। तो कंस्ट्रेंट क्या होगा? कंस्ट्रेंट्स आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। एक एट्रीब्यूट के अंदर जो डेटा वैल्यू होती है उस पर एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है? क्या रेस्ट्रिक्शन है? और डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, पहला कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल, यानी वो वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट अ कॉलम कांट हैव नल वैल्यूज वेयर नल मींस मिसिंग, अननोन, नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज। क्लियर हो गया? दूसरा आ जाता है यूनिक। इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। कैसे? एक आधार नंबर है आपका, आपको ही अलॉट है, केवल एडमिशन नंबर है, केवल आपको अलग, वो कहीं रिपीट हो रहा है इसका मतलब वहां पर चेक कर लो वो नहीं, या तो गलती कर लिया है और या फिर वो चीज है। फिर आ जाता है डिफॉल्ट। क्या होता है? डिफॉल्ट। मान लो आपकी स्कूल चलती है फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप अपने फॉर्म जो बनाओगे, जो सॉफ्टवेयर बनाओगे, उसमें फर्स्ट शिफ्ट ही ऑप्शन होना चाहिए, या ऑटोमेटिक भरा हुआ शिफ्ट 1 होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं? अब मान लो किसी ने अपनी रेंज डाल दी, मेरी आय इतनी है, इनकम इतनी है, 5 लाख डाल दी, तो 5 लाख आपने सॉफ्टवेयर में बैठा है, 3 लाख से ऊपर जिसकी वैल्यू हो उसके लिए ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो आरटी में एडमिशन ले सकता है। तो बाय डिफॉल्ट आरटी वाला नो लिखा हुआ आ जाए। समझ रहे हो? ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट मतलब आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? फिर आता है प्राइमरी की। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की अकॉर्डिंग टू यू? प्राइमरी की इज दोज की, या वो फीचर्स होगा जिसके अंदर वो कॉमन हो, जिसके ब्याह पर हम डेटा उठाएंगे। यानी द कॉलम विच कैन यूनिक आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड इन ए टेबल। अगर एक बच्चे को ढूंढना है हमें, तो हम सॉफ्टवेयर में एडमिशन नंबर लिखेंगे, एडमिशन नंबर से बचा, क्योंकि क्लास के अंदर उसका रोल नंबर अलग होगा। हर क्लास के अंदर रोल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, वो पकड़ा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी अगर आप रिजल्ट निकालते हो, आप प्राइमरी की क्या होती है? आपका रोल नंबर, ठीक है कि नहीं है? इसलिए क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सबकी कॉमन हो सकती है, लेकिन ये चीज है। फिर आता है फॉरेन की। क्या आता है? फॉरेन की। द कॉलम विच रेफर्स टू वैल्यू एंड एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर। अब देखिए, आपका रिजल्ट आया, आपकी प्राइमरी क्या थी? आपके रोल नंबर थी, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट कोड थे वो आपकी फॉरेन की होगी। क्या होगी? फॉरेन की। ये चीज क्लियर होगी। यहाँ एक और एग्जांपल, अभी फॉरेन की और एग्जांपल अपन ले लेंगे, वो चीज समझा दूंगा। देखिए, जो मैन टेबल होती है उसमें जो प्राइमरी की तो प्राइमरी की होगी, और कोई एक और की लेके आ रहा है, हम सब्जेक्ट की कोई की यानी कोड लेके आ रहा है, ठीक है? उस टेबल के लिए तो वो फॉरेन की है, लेकिन सब्जेक्ट का जहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई 101 उसके आगे इंग्लिश लिखा हुआ है कोई नई टेबल में, सब्जेक्ट वाले टेबल में, तो उसके लिए वो प्राइमरी की है, लेकिन इसके लिए फॉरेन की है। ये चीज क्लियर हो गया? फॉरेन से आया इसलिए फॉरेन की, ठीक है कि नहीं? प्राइमरी मतलब मुख्य, ठीक है? चला आगे। चिड़ी उठ गई है, दिमाग से मत उड़ाना है, ध्यान रखना।